जहां जोनाथन मेजर्स के फायर होने की वजह से मार्वल की मल्टीवर्स स्टोरी लाइन अभी भी बिना क्लियर फ्यूचर के अटकी हुई है। वहीं एको सीरीज के रिलीज के साथ ही मार्वल ने अपनी साइड स्टोरी लाइन सेट कर दी है। तो थोड़े टाइम पहले एमसीयू की तरफ से न्यूज आ रही थी कि वो मेन स्टोरी लाइन से अलग एक स्ट्रीट सागा सेटअप कर रहे हैं, जिसमें जितने भी न्यूयॉर्क बेस्ड सुपर हीरोज हैं जैसे कि डेयरडेविल और स्पाइडरमैन वो उसका पार्ट होंगे। और इस स्ट्रीट सागा का थैनोस किंगपिन होने वाला है। और अगर ये हिट होता है तो ये सीक्रेट वॉर्स के बाद भी कंटिन्यू करेगा, वरना इसको सीक्रेट वॉर्स के साथ ही रिबूट कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट इस साइड स्टोरी लाइन का होने वाला है वो ये है कि ये आर रेटेड हो सकते हैं, जैसे एको अभी आ रही है और फ्यूचर में डेयरडेविल भी आने वाला है। और इसी साल हमें इस साइड स्टोरी का एक और मेंबर मिलने वाला है जो कि है शैंग-ची। तो एमसीयू में अभी एक एनिमेटेड शो भी अनाउंस किया गया है, आइज ऑफ वाकांडा। ये शो सेट होने वाला था वाकांडा के पास्ट पे, जब वाकांडा बिल्ड ही हो रहा था और कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह वाइब्रेनियम रिलिक्स कंट्री के बाहर फैले हुए थे, जिस पर वाकांडा के किंग यानी ब्लैक पैंथर अपने वॉरियर्स को भेजा करते थे उन रिलिक्स को वापस लाने के लिए। और अब ये बताया जा रहा है कि इस शो में आयरन फिस्ट भी होगा। अब क्योंकि एको सीरीज ने नेटफ्लिक्स शोज को कंप्लीटली एमसीयू कैनन बना दिया है, तो नेटफ्लिक्स ने आयरन फिस्ट शो भी बनाया है जिसने डेयरडेविल के साथ क्रॉसओवर भी किया था। तो मतलब आयरन फिस्ट एमसीयू में टेक्निकली ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, पर आइज ऑफ वाकांडा पास्ट में बेस्ड होगा। मतलब कि हमें डैनी रैंड वाला आयरन फिस्ट दिखेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अभी यंग है और वो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में आएगा। पर कॉमिक्स के हिसाब से चले तो हमें आइज ऑफ वाकांडा में ऑर्सन रैंडल दिख रहा है, एंड ये डैनी रैंड का रिलेटिव है जो पहले आयरन फिस्ट बना था और इवन वर्ल्ड वॉर में भी लड़ा था। तो हो सकता है कि आइज ऑफ वाकांडा में इसका पाथ क्रॉस करे ब्लैक पैंथर से एंड दोनों टीम अप करे किसी विलन को रोकने के लिए, और यहीं से सेटअप किया जाए कि कैसे आयरन फिस्ट की पावर्स इसके पास से डैनी रैंड को मिलेगी। और उसके बाद जैसे कि रूमर्स आ रहे हैं कि डैनी रैंड हमें शैंग-ची 2 में भी देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई हो। तो देखा जाए तो एमसीयू स्लोली सही रास्ते पे चल रहा है और सब हीरोज की टीम बना रहा है जो कि आगे जाके किंगपिन से लड़ेगी। तो इस न्यूज के साथ अब एमसीयू में 3 स्टोरी लाइन चल रही है। पहला स्ट्रीट लेवल है जिसमें एको आ चुका है और डेयरडेविल और आर्मर वॉर्स आने वाला है, और एको सीरीज में ब्लिप का फायदा उठा के उन्होंने दिखा ही दिया कि कैसे नेटफ्लिक्स के शोज एमसीयू में कनेक्ट होते हैं और कैसे एमसीयू को एस्टैब्लिश कैरेक्टर्स इन नेटफ्लिक्स वाले कैरेक्टर्स से फेमिलियर है, क्योंकि ये ब्लिप के दौरान मिल चुके हैं। दूसरा स्टोरी लाइन जो चल रहा है वो है मल्टीवर्स वाला, जो कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स को सेटअप कर रही है, और उसके लिए लास्ट शो लोकी आया ही था। जोनाथन मेजर्स के अरेस्ट होने के बाद से ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करा के कैंग की जगह को भरा जाएगा, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि एमसीयू में कैंग को रिकास्ट किया जाएगा या फिर डॉक्टर डूम को लाया जाएगा। अभी तक जैसे खबरें आ रही थी उसके हिसाब से तो एमसीयू में कैंग को रिकास्ट करने की बात चल रही है, जहां पर हमें कोलमैन डोमिंगो का नाम सामने आते हुए दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें थर्ड स्टोरी लाइन की, तो वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम से जूझ रही है और वो है डार्क मार्वल। तो वेयरवुल्फ बाय नाइट के अंडरवेलमिंग व्यूज और ब्लेड मूवी के प्रोडक्शन को बार बार टाले जाने के बाद से कोई भी न्यूज इस तरफ से नहीं आई है। मिडनाइट सन्स कब तक बनेगी इसकी कोई भी खबर हमें मिल ही नहीं रही है। अब बात करें एक और डिले की, तो बॉस थंडरबोल्ट भी डिले होने वाला है, क्योंकि सेंट्री के रोल करने के लिए स्टीवन योन को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कोई और रोल जरूर करना चाहेंगे मार्वल में, पर अभी उनका शेड्यूल बिजी है, तो थंडरबोल्ट्स के लिए वो अवेलेबल नहीं है। थंडरबोल्ट्स वापस स्टक हो चुकी है क्योंकि उन्हें अपना सेंट्री नहीं मिल रहा। अब सब हेनरी कैविल सजेस्ट कर रहे हैं, पर हेनरी कैविल खुद अपने वॉरहैमर और अदर प्रोजेक्ट्स में बिजी है। तो देखा जाए तो मार्वल का हाल अभी भी उतना ठीक नहीं है और डेडपूल 3 ही इस साल अकेला इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लग रहा है। पर डीसी की तरफ से भी अपडेट है, जहां फाइनली बैटमैन 2 का विलन कंफर्म हो चुका है, जिसने थोड़ी सी कंट्रोवर्सी कर दी है ऑनलाइन। तो बैटमैन 2 का विलन होगा हश, पर हश का नाम सुनते ही लोगों को याद आती है बैटमैन हश जो एनिमेटेड मूवी में थी, और उसमें हश और कोई नहीं बल्कि रिडलर था। तो सब कंप्लेन कर रहे हैं कि रिडलर को ही वापस से विलन क्यों बना रहे हो, पर जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि हश असल में रिडलर नहीं है, वो मूवी का अपना ट्विस्ट था। पर हश का नाम है थॉमस एलियट, जो कि ब्रूस वेन के बचपन का दोस्त है और प्रोबेबली वही इस मूवी का विलन
होगा और एक्चुअली ये एक परफेक्ट विलन है बैटमैन के लिए। ये ब्रूस का ऑपोजिट है, वो भी अमीर है पर वो अपने पेरेंट्स को मार के उनके पैसे लेना चाहता था, जो प्लान ब्रूस के डैड की वजह से फेल हो गया था और इसीलिए हर्ष वेन से नफरत करने लगता है। तो हर्ष बस बैटमैन विलन नहीं बल्कि ब्रूस का भी विलन है और उसका ब्रेन एंड स्ट्रेंथ सब बैटमैन जैसा ही है। तो ये मूवी भी ग्राउंडेड ही होगी जिसमें हमें डिक ग्रेसन भी देखने को मिलेगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि मैट रीव्स सुपरनैचुरल पावर्स रखने वाले विलन्स को बैटमैन में नहीं दिखाएंगे जैसे कि क्लेफेस, और वो बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाह रहे हैं जैसा कि डार्क नाइट ट्रायलॉजी का था। और इसीलिए ये जो द बैटमैन यूनिवर्स है जिसको मैट रीव्स बना रहे हैं ये अलग होगा मेन डीसीयू से जिसको जेम्स गन लीड कर रहे हैं। हालांकि जेम्स गन ने पहले ही बता दिया था कि जो मेन कहानी होगी वो डीसीयू से जुड़ी रहेगी और जो उसके साइड लाइन में चलेगी उसको एल्स वर्ल्ड की दुनिया की कहानी बता दी जाएगी। अब देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाएगा। जेम्स गन ने तो अभी तक सुपरमैन का और कोई अपडेट नहीं दिया है, ना ही कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स का। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो। तो अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा प्लस सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसी डिटेल्स मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।